नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सोनकर आपके लिए आज अपना एक नया वीडियो प्रोनाउन पार्ट 2 लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने प्रोनाउन पार्ट 1 दिया था, जिसमें मैंने प्रोनाउन के 5 प्रकार के बारे में बताया था। शेष जो भी टाइप्स हैं उनकी जानकारी हम आज इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसके पहले प्रोनाउन पार्ट 1 के पहले भी हमने कई वीडियोज अपलोड किए हैं। अगर आप उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संजय सोनकर सर पर सर्च करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए चलिए आज हम देखते हैं अपना प्रोनाउन का पार्ट 2। तो हमने पिछले वीडियोज में देखा था कि हमने प्रोनाउन के शुरुआत के 5 प्रकार के बारे में पढ़ा था। हमने प्रोनाउन की जब काइंड्स की टाइप्स की बात की थी तो हम देखे थे कि हम प्रोनाउन को 10 टाइप्स में विभाजित किए थे, डिवाइड किए थे। और 10 टाइप में से हमने 5 टाइप्स को हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा था, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरह से हमने वहां 5 प्रोनाउंस को पढ़ा था। आज उसी क्रम में हम छठे प्रोनाउन के छठे पार्ट को हम लेके आए हैं, जिसका नाम है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन आपको इंडेफिनिट से ही पता चला। डेफिनिट मीन्स होता है निश्चित। ठीक है, यानी जो प्रोनाउन निश्चित संख्या निश्चित हो वो उन्हें क्या कहते हैं? डेफिनिट कहते हैं। और वहीं इंडेफिनिट की बात जब आई तो हम कहते हैं अनिश्चित, यानी अनिश्चयवाचक। अब जब अनिश्चयवाचक है तो सिंपली सी बात है, ये प्रोनाउन ऐसे व्यक्ति या वस्तुओं की ओर संकेत करेंगे जिनकी संख्या या जिनकी मात्रा का बोध न हो, वो अनिश्चित हो। ठीक है, तो उसी आधार पर हमने ये परिभाषा बनाया, जिस प्रोनाउन से किसी विशेष यानी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध न होकर बल्कि व्यक्ति या वस्तुओं की सामान्य अथवा या अनिश्चित मात्रा या संख्या का बोध हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने देखा परिभाषा में। हमने वर्ड के आधार पर आपको परिभाषा समझाने की कोशिश की है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय मीन्स होता है जिसका निश्चय ना हो, जो निश्चित ना हो, अनिश्चित हो। जब अनिश्चित कोई चीज है तो सिंपल सी बात है, अनिश्चित है तो उसकी संख्या या उसकी क्वांटिटी या उसका नंबर यही तो होगा, यानी उसकी मात्रा या उसकी संख्या का ही तो निश्चय या अनिश्चय किया जा सकता है। तो इस आधार पर हमने इस प्रोनाउन को अनिश्चयवाचक प्रोनाउन का संज्ञा दिया। और अब अनिश्चयवाचक प्रोनाउन होते क्या होंगे? क्योंकि कुछ वर्ड होते होंगे जिन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कर सकते हैं। तो उसके अंतर्गत हमने देखो यहाँ लिखा सम यानी कुछ, एनी यानी कोई, मेनी मीन्स कई, फ्यू मीन्स कुछ। ठीक है, यानी ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम निश्चित नहीं कर सकते कि इनकी संख्या इनकी मात्रा कितनी है। हाँ, इतना कर सकते कि कम या ज्यादा है बस, लेकिन इसका निश्चय हम नहीं कर सकते कि ये संख्या में कितने हैं या इनकी मात्रा कितनी है, इनकी क्वांटिटी कितनी, इनकी परिमाप कितनी है। इसलिए हम इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, आइए देखते हैं। जैसे हमने लिखा समथिंग राम इज कवर्ड, कुछ तो है, कुछ चीजें हैं जो क्या है, राम के कायर होने के बारे में कुछ विचार तो है, कुछ चीजें तो है, लेकिन निश्चित नहीं है क्या है। ठीक है, इसी आधार पर हमने लिखा ओनली वेरी फ्यू आर ट्रू फ्रेंड, केवल बहुत कम ही लोग क्या होते हैं? सच्चे मित्र होते हैं। उनकी संख्या निश्चित नहीं है। हाँ, हम इतना मानते हैं कि बहुत कम ही लोग सच्चे मित्र होते हैं। ठीक है, इसी आधार पर हमने दिया कैन एनी ऑफ यू डू दिस वर्क, क्या आप में से कोई इस वर्क को, इस काम को कर सकता है? तो कोई कर सकता है ना, कौन कर सकता है ये पता नहीं है। हमने आपसे कहा कि आप में से क्या, आप में से कोई इसे कर सकता है, यानी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। और इसका हम जब परिभाषा देते हैं तो हम कहते हैं जिस प्रोनाउन से किसी विशेष अर्थात निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना होकर बल्कि व्यक्ति या वस्तुओं की सामान्य या अनिश्चित मात्रा या संख्या का बोध हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल के स्वरूप हमने वर्ड्स दिया तो सम, एनी, मेनी, फ्यू, एक्सेट्रा हमने वर्ड्स दिया। ठीक है, और जब उसे हम एज अ सेंटेंस यूज किए तो हमने लिखा समथिंग राम इज कवर्ड, ओनली वेरी फ्यू आर ट्रू फ्रेंड्स, या कैन एनी ऑफ यू डू दिस वर्क। तो इस तरह से हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन को समझने की कोशिश की। और मुझे उम्मीद है कि आप
ये अच्छी तरह से समझे होंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है, इसका यूज हम कैसे करते हैं, इसका प्रारूप क्या होता है। तो आइए अब हम अगले प्रोनाउन के पार्ट्स के, तो आइए अब हम देखते हैं अगले पार्ट्स को। और अगला है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। निज मीन्स क्या होता है, अपना यानी स्वयं। अगर हम कहें स्वयं यानी सेल्फ, ठीक है। अब जब सेल्फ की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, सेल्फ यानी अगर मैं करता हूं और मैंने सेल्फ का प्रयोग किया यानी कार्य का प्रभाव किस पर पड़ेगा, मुझ पर पड़ेगा, क्योंकि मैं ही करता हूं और मेरे ही द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, तो उस पर क्या हुआ, कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ा। तो वही चीज यहां हमें दर्शाना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम, यानी जिस प्रोनाउन से यह ज्ञात हो कि कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है बल्कि किसी अन्य पर नहीं पड़ता, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो कहने का मतलब कि निजवाचक सर्वनाम यानी स्वयं को प्रदर्शित करने वाला सर्वनाम। अब स्वयं को प्रदर्शित करने वाला सर्वनाम का मतलब हुआ कि हम सर्वनाम की अगर बात करें तो हम कहते हैं ही, शी, दे, वी, यू, ठीक है, एक्सेट्रा, या आई। तो अब आई, अब ये तो हुआ सब्जेक्टिव केस। अब अगर इसको प्रभावित करने वाला कोई है तो जाहिर सी बात वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और जब ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, बी का ऑब्जेक्टिव केस आवर, यू का योर और आई का माय। ठीक है, अब एक चीज हम देखते हैं कि जब इसके हम ऑब्जेक्टिव या पॉजिटिव केस की तरफ जाते हैं तो हमें ये मिलता है, और इन्हीं वर्ड्स में हम क्या करेंगे, सेल्फ या सेल्फ जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब हम इन वर्ड्स में सेल्फ या सेल्फ जोड़ देंगे तो ये किसका काम करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम करेंगे। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, सेल्फ का प्रयोग हम एक वचन कर्ता के रूप में, एक वचन प्रोनाउन के रूप में करेंगे, और सेल्फ का प्रयोग हम बहुवचन प्रोनाउंस के साथ करेंगे। कहने का मतलब अगर हम एक सिंपली सी बात मान लें कि हमारा योर है, अगर योर सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हम सेल्फ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगर ये प्लूरल नंबर है तो इसके साथ हम सेल्फ का प्रयोग करेंगे। तो कहने का मतलब अगर सिंगुलर नंबर के साथ हम यूज करना चाहते हैं तो हमेशा सेल्फ का प्रयोग होगा, और प्लूरल नंबर के साथ यूज करना चाहते हैं तो हमेशा वो सेल्फ होगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि इन वर्ड्स का प्रयोग यानी कहने का मतलब चाहे हम हिमसेल्फ का प्रयोग करें, माई सेल्फ का प्रयोग करें, देम सेल्फ का प्रयोग करें, आवर सेल्फ का प्रयोग करें या योर सेल्फ का प्रयोग करें, जो भी हमें प्रयोग करना है इनका प्रयोग हम वर्ब के बाद करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जाएंगे, ऑब्जेक्ट के पोर्शन में जाएंगे, ना कि हम इनका प्रयोग जस्ट सब्जेक्ट के बाद करेंगे। सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर हम करेंगे तो इनका हम यूज पूरी तरह से गलत कर देंगे। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल क्या होता है। तो आइए हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया कि जब भी हम सेल्फ का प्रयोग करेंगे तो वो जो सेल्फ का प्रयोग होगा वो ऑब्जेक्ट पोर्शन यानी प्रेडिकेट पार्ट्स में ही होगा, सब्जेक्ट पार्ट में हम सेल्फ का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हमने सब्जेक्ट पार्ट में सेल्फ का प्रयोग किया तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम अगले पार्ट में आपको समझाएंगे क्यों नहीं होता है। ठीक है, अभी हम रिफ्लेक्सिव में देख रहे हैं तो एक चीज हमेशा केयर करिएगा कि ही के बाद हम किसी भी कीमत पे हिमसेल्फ का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने स्वयं को क्या किया, चोटिल किया। किसको, स्वयं को ना, यानी अपने आप को किया। जब अपने आप को किया तो क्या हुआ, निजवाचक हुआ। ठीक इसी तरह हमने लिखा शी मेड हरसेल्फ अ फूल, उसने स्वयं को क्या किया, मूर्ख बनाया। ठीक, अब जब स्वयं को बनाया तो हर्षल इसीलिए आया, यानी अपने आप को बनाया, निज वर्ड आया।
इसी तरह आई कवर्ड माई सेल्फ विद ए ब्लैंकेट, मैंने अपने आप को किससे ढका, कंबल से ढका। तो स्वयं को ढका। तो यहां हमने देखा कि निजवाचक सर्वनाम हमेशा क्या होते हैं, उसी वर्ड उसी प्रोनाउंस के उसी प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ जोड़ने पे बनते हैं और उनका प्रयोग हम वर्ब के बाद करते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, यानी निजवाचक सर्वनाम स्वयं को प्रभावित करने वाला सर्वनाम, स्वयं के बारे में बताने वाला सर्वनाम, यानी जिस प्रोनाउन से यह ज्ञात हो कि किस कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, बल्कि किसी अन्य पर नहीं पड़ता। यानी कहने का मतलब जिस प्रोनाउन का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़े, ना कि किसी अन्य पर पड़े, वो क्या कहलाएंगे, निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। और ऐसे सर्वनाम में हम सेल्फ या सेल्फ जोड़ने पर उसका यूज करते हैं और ऐसे वर्ड हमेशा वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मुझे लगता है, जहां तक मेरा मानना है, कि आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अच्छी तरह से समझा होगा। चलिए अब हम अगले पार्ट को देखते हैं। तो अब हम देखते हैं अगले पार्ट पे एम्फैटिक प्रोनाउन, यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम। एक चीज और आपको बता दें कि ये हमारा प्रोनाउंस का पार्ट सेकेंड है। इसके पहले मैंने प्रोनाउंस के पार्ट 1 को अपलोड किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय संजय सोनकर सर पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब आइए हम देखते हैं इस पार्ट को। तो एम्फैटिक प्रोनाउन यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम। दृढ़ता सूचक यानी प्रेशर देने वाला। ठीक है, यानी जब कोई प्रोनाउन अपने कार्य के लिए दबाव दे तो उसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी जब कोई सब्जेक्ट किसी वर्ब यानी किसी कार्य के होने पर, बीइंग्स पर एम्फैटिक यानी दबाव दे, दृढ़ता व्यक्त करे, ठीक है, तो इस भाव को व्यक्त करने वाले प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। और एक चीज आपको बता दें कि यहां भी हम सेल्फ और सेल्फ का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको इसके पहले वाले पार्ट्स में बताया था कि इस चीज को हम आगे भी देखेंगे और उसी चीज को हम आगे यहां देखने के लिए आपको बुलाएं और हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां हमने एक चीज आपको क्लियरफाई किया था, एकदम क्लियर किया था कि भैया सेल्फ और सेल्फ का प्रयोग हम हमेशा वाक्य के वर्ब के बाद करते हैं। यानी जब हमने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी व्यक्त होगा जब हम किसी भी सेल्फ या सेल्फ का, यानी जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, जो भी वर्ड्स हो उनका प्रयोग हम वर्ब के बाद करें तो वहां हम निजवाचक सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही, जैसे अगर बाद में मानते हैं आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, मैंने ये बात लिखा, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क। अब आप देखिए आई के जस्ट बाद ही मैंने माई सेल्फ का प्रयोग किया है। ठीक है, तो यही अंतर है रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में। रिफ्लेक्सिव में आपका ये सेल्फ का प्रयोग वर्ब के बाद होता है, जबकि एम्फैटिक में आपका प्रयोग जस्ट प्रोनाउन के तुरंत यानी सब्जेक्ट से टच होकर ही होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद इन वर्ड्स का प्रयोग होगा तो वो दृढ़ता प्रकट करेंगे, और यदि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट के यानी ऑब्जेक्ट के पोर्शन पे, ऑब्जेक्ट के प्रेडिकेट पोर्शन में, प्रेडिकेट के हिस्से में सेल्फ का प्रयोग हो तो वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव यानी निजवाचक सर्वनाम का बोध कराएंगे। तो यही अंतर है रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में। तो आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, अगर हम इसे कहें तो मैंने यह कार्य स्वयं किया, मैंने दृढ़ता व्यक्त किया, मैंने दबाव दिया कि मैंने यह कार्य स्वयं किया है। ठीक है, इसी तरह कई वर्ड्स भी हो सकते हैं जिनको हम इस श्रृंखला में रख सकते हैं। बस अंतर इतना ध्यान रखिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजता को व्यक्त करते हैं और निजता को व्यक्त करने के लिए हम सेल्फ वाले वर्ड को प्रेडिकेट पार्ट में लिखते हैं, जबकि एम्फैटिक हमारा जब एम्फैटिक प्रोनाउन होगा तो यहाँ दृढ़ता व्यक्त होगा, और जब दृढ़ता व्यक्त करेंगे तो आई के साथ माई सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ,
बी के साथ आवर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ, ठीक है, और सी के साथ हर सेल्फ का तुरंत ही उस वर्ड के बाद यूज करेंगे। इतना अंतर है दोनों में, ठीक है। तो समझ में आया या और अभी चलो थोड़ा सा और देखते हैं। हमने आपको बताया कि जब कोई सब्जेक्ट किसी वर्ब के कार्य के होने पर, यानी जब कोई सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य, जो भी कार्य होता है उस पर वो बल दे, दबाव दे, और जब दबाव देगा तो वह दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। और ऐसी परिस्थिति में वो दृढ़ता सूचक वर्ड हमेशा उस सब्जेक्ट के बाद में ही यूज किए जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो मुझे लगता है कि अब आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम अगले पार्ट्स में चलते हैं और देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं अगला, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर वाचक सर्वनाम। परस्पर वाचक सर्वनाम यानी कहने का मतलब जो आपसी जोड़ को, आपसी मेल को व्यक्त करें, वो क्या कहलाते हैं? परस्पर वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जब दो प्रोनाउन समान व्यवहार प्रकट करें या दो प्रोनाउंस मिलकर संयुक्त रूप से प्रयुक्त हो तो उसे हम क्या कहते हैं? परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है भैया। और जैसे अब ईच अदर यानी एक दूसरे, वन अनदर मीन्स एक दूसरे, ठीक है। जैसे हम कहें राम एंड श्याम loved each other, we are friends, we love each other, one another। ठीक है। तो हमने यहां दो एग्जाम्पल दिया, राम एंड श्याम लव्ड ईच अदर, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया वी आर फ्रेंड्स वी लव ईच अदर, ठीक है। दोनों में अंतर है। दोनों एग्जाम्पल जो मैंने दिया वो आपको समझाने के लिए दिया कि दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं अंतर क्या है। कि हमने यहां दिया राम और एंड श्याम, यानी राम और श्याम लव ईच अदर, एक दूसरे से प्रेम करते थे, ठीक है। अब राम और श्याम कितने लोग हुए? दो लोग हुए, ठीक है। यानी कहने का मतलब हम ईच अदर का प्रयोग केवल और केवल दो व्यक्तियों के बीच कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं हमने लिखा वी आर फ्रेंड्स, हम मित्र हैं, वी लव वन अनदर, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब फ्रेंड्स यानी बहुवचन भी हुआ ना, हम कई लोग मिलकर हम फ्रेंड है ना, हमारे कई मित्र हैं और हम प्रत्येक मित्र क्या करते हैं? एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो इस बात से यह स्पष्ट होता है कि ईच अदर का प्रयोग हम दो व्यक्तियों के बीच में करेंगे, जबकि वन अनदर का प्रयोग हम दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में करेंगे। फिर से एक बार देखते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर वाचक सर्वनाम। परस्पर वाचक सर्वनाम यानी आपसी मेल भाव वाचक सर्वनाम, ठीक है। अब जब आपसी मेल भाव है तो यानी कहने का मतलब जब दो प्रोनाउन समान व्यवहार प्रकट करें, यानी जब दो लोग, कम से कम दो लोग ऐसे हो जो एक समान बिहेव करें, ठीक है। तो या जब दो प्रोनाउन मिलकर संयुक्त रूप से किसी कार्य को करें तो वहां क्या होगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। तो और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत ईच अदर और वन अनदर आता है। ईच अदर का प्रयोग मैंने आपको बताया कि दो लोगों के बीच की बात होगी, और जब वन अनदर की बात आएगी तो यानी यहाँ दो से अधिक लोगों के बारे में बात आएगी। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं इसके अगले पार्ट को। चलिए अब हम देखते हैं अपने प्रोनाउंस के अंतिम टाइप्स के बारे में, ठीक है, जिसका नाम है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी कई बार आपने वर्ड सुना है, सेंटेंस में भी सुना है, ठीक है। सेंटेंस के प्रकार में भी आपने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पढ़ा है। तो वही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस
में जो वर्ड एक्सक्लामेटरी है उसी को लेकर हम यहाँ आए हैं, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी वहां हमने देखा था, एक्सक्लामेटरी मीन्स क्या होता है, विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो वहां एक्सक्लामेटरी सेंटेंस था और यहाँ एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन है। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन मीन होता है विस्मय बोधक सर्वनाम, ठीक है। तो अभी हमने प्रोनाउन के बीच में हमने प्रोनाउन के टाइप्स को पढ़ा था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन वर्ड जो भी आते हैं वो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, ठीक है। और उन्हीं क्वेश्चन वर्ड्स में से एक क्वेश्चन वर्ड ये भी है व्हाट, ठीक है, जिसका प्रयोग हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में करते थे। लेकिन वहां हम प्रश्न पूछने का कार्य उससे करते थे, इसलिए वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था। लेकिन यहाँ हम उस वर्ड का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए नहीं करेंगे, बल्कि उस वर्ड का प्रयोग हम विस्मय प्रकट करने के लिए, ठीक है, विस्मय यानी आश्चर्य व्यक्त करने के लिए करेंगे। और जब वर्ड का प्रयोग आश्चर्य प्रकट करने के लिए होगा तो वह वर्ड आपका क्वेश्चन वर्ड यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ना हो के बल्कि एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन होगा, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर वर्ड का प्रयोग एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन के रूप में है तो उस वर्ड के बाद हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन आएगा। मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन मीन विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग अवश्य ही होगा। अगर वर्ड के बाद विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो वह वर्ड प्रश्नवाचक शब्द या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ना होके बल्कि क्या होगा, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। हमने आपको समझा दिया, परिभाषा उसी पे डिपेंड है, ठीक है। हम परिभाषा को लिखित तौर पर रटने की हमें जरूरत नहीं कि हम परिभाषा को रटें, ये आपके लोअर क्लासेस का काम है कि परिभाषा को रटा जाए। हम इस लेवल पे पहुंचे कि परिभाषा को स्वयं बनाएं, कि परिभाषा कैसे बनाया जाता है, कैसे उसका निर्माण होता है, कि डेफिनेशन का हम क्रिएशन कैसे करें। हम ये अपने अंदर इतनी कैपेसिटी बना लें कि हम डेफिनेशन को खुद स्वयं क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन यानी विस्मय बोधक सर्वनाम, यानी वर्ड का प्रयोग। हमने आपको बताया ना, वही चीज हमने परिभाषा में लिखा। वर्ड का प्रयोग कभी कभी प्रश्न पूछने के लिए ना करके बल्कि आश्चर्य विस्मय प्रकट करने के लिए करते हैं, और ऐसी स्थिति में हम उसे एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। यही परिभाषा हमने खुद आपको समझाने के लिए बताया था, वही हमने परिभाषित भी किया है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि परिभाषा रटने की चीजें नहीं है। हम नर्सरी क्लास के जूनियर क्लास के स्टूडेंट्स नहीं रह गए हैं कि हमें परिभाषा दिया गया और हम उसे रट कर सुनाने के लिए टीचर्स के पास जाएं। अब हमें ये कैपेसिटी अपने अंदर क्रिएट करना होगा कि हम किसी भी चीज की परिभाषा स्वयं बनाएं। एट प्रेजेंट ऑफ माइंड के द्वारा उसे तुरंत क्रिएट करें और अगले को समझाने का प्रयास करें कि इसका परिभाषा ये होता है, ठीक है। तो हमने कहा कि वर्ड का प्रयोग हम क्वेश्चन वर्ड के रूप में नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि किसके रूप में करते हैं, एक्सक्लामेटरी वर्ड के रूप में करते हैं, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन के रूप में करते हैं। और हमने आपको बताया कि इसके बाद हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग होगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा पहचान है कि यदि वर्ड के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन आया है तो वो वर्ड आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा, वो वर्ड आपका एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, व्हाट, ठीक है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हुआ, ही इज अ रॉबर, ठीक, हमने लिखा व्हाट ही इज ए रॉबर। अब हमने व्हाट को कहते समय ही ऐसा बर्ताव किया, ऐसा व्यक्त किया कि वो अपने आप स्पष्ट हो गया कि ये क्या है, आश्चर्य है, ठीक है। हमने कहा क्या कहा, व्हाट, और जब व्हाट मैंने कहा तो वही आश्चर्य प्रकट हो गया, और जब आश्चर्य प्रकट हो गया तो ये व्हाट क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन हो गया। व्हाट ही इज ए रॉबर, क्या वह डाकू है। तो हमने आश्चर्य व्यक्त किया ना, विस्मय हुआ हमें ना, आश्चर्य हुआ ना, तो ये क्या हुआ, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन हुआ, ठीक है, समझ में आया। तो यहां हमारा प्रोनाउन का पार्ट और उसके डेफिनेशन के बारे में हमने अच्छी तरह से समझा। हाँ, एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये हमारा प्रोनाउन पार्ट सेकंड, प्रोनाउन पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है या हमारे और भी वीडियोज आपको देखने हैं तो हमारे YouTube चैनल संजय इंग्लिश बाय संजय सोनकर सर
पर सर्च करके आप उस वीडियोज को देख सकते हैं। अगर आपको वो वीडियोज पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हम इसी तरह आपके लिए नई से नई वीडियोज लाते रहेंगे जो आपके लिए ज्ञानवर्धक होंगे। हमारा यही प्रयास है कि हम आपको अंग्रेजी पढ़ाए नहीं बल्कि अंग्रेजी आपको हम सिखाएं। आप अंग्रेजी को रटने का प्रयास न करो बल्कि अंग्रेजी को सीखने का प्रयास करो और अगले को आप उसे समझाकर अपने आप का अपना स्वयं इंप्रेशन बढ़ा सको। तो इस क्रम में हम अगले वीडियोज में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।